नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। मैं हूं कृष्णा। तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। हमारा फर्स्ट पार्ट का हुआ था, अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। 18वीं सदी का भारत, मणिकांत सर का जो बुक था, ये बुक है। आपको सही से दिख नहीं रहा होगा ये। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 20 क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रीलिम्स के लिए स्पेशल ये बुक है, प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए। तो हम आज आगे पढ़ेंगे जहांदार शाह। जहाँ कल छूटा था, जहांदार शाह से जो है उनका शासन 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी, एक साल चला, मतलब एक ईयर उन्होंने शासन किया था। तो हम देखेंगे जहांदार शाह के बारे में। वह ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से शासक बना। गद्दी पर बैठने के पश्चात जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां को 10,000 2 अस्पा 10,000 और 2 अस्पा सियस्पा का पद देकर उसे वजीर नियुक्त किया। उसे वो वजीर का उसको लालच था, उसको वजीर बना दिया गया। और जो जहांदार शाह को जो है जुल्फ़िकार खां जो है गद्दी दिलवाने में मदद किया, उसकी सहायता से उसने वो शासक बन बैठा जहांदार शाह। वह दक्षिण का सूबेदार बना रहा तथा अपनी अनुपस्थिति में उसने दाऊद खां को वहाँ का प्रबंध कायम करने के लिए नायब नियुक्त किया। असद खां वकील ये मुल्लतक पद पर बना रहा तथा उसे 12,000 का मनसब एवं गुजरात की सूबेदारी दी गई। जुल्फ़िकार खां ने अपने वफादार सभाचंद को दीवान ए खालसा नियुक्त किया तथा उसे 20,000 नहीं 2,000 और 1,000 की मनसबदारी दी। 2,000 और 1,000 की मनसबदारी एवं राजा की उपाधि दी। उसके बाद देखेंगे वजीर जुल्फ़िकार खां का विरोध दरबार के 2 गुटों द्वारा किया जा रहा था। पहले गुट के रूप में शाही पक्ष के दल का प्रादुर्भाव हुआ, जो बादशाह की शक्ति बादशाह के हाथों में रहे। वे विश्वास रखता था कि इस गुट का नेतृत्व बादशाह के छोटे भाई कोकलतास खां के द्वारा किया जा रहा है। बादशाह ने जो कि स्वयं भी जुल्फ़िकार खां के कठोर स्वभाव से अपसंद था, इस गुट को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उसने कोकलतास को मीर बख्शी के पद से नियुक्त किया तथा उनकी मनसबदारी 9,000 कर दी गई। जो कोकलतास को जो है मीर बख्शी का पद दे दिया गया, उसको जो है 9,000 की मनसबदारी भी दी गई। उसके बहनोई ख्वाजा हसन को खान ए दौरान की उपाधि दी गई तथा 8,000 की मनसबदारी द्वितीय बख्शी नियुक्त किया। उसे शहजादा अज्जुद्दीन का अतालिक मतलब होता है संरक्षक नियुक्त किया तथा अजीमुशान के पुत्र फर्रुखसियार, अजीमुशान जो है औरंगजेब का लड़का था ना, उसका लड़का, हाँ अजीमुशान औरंगजेब का लड़का था, तो उसका जो लड़का था, उसका लड़का फर्रुखसियार था। फर्रुखसियार के विरुद्ध जो है शाही सेना का नेतृत्व भी सौंप दिया। यद्यपि यह इतना योग्य नहीं था, क्योंकि खापी खां इसके बारे में लिखता है, इसके कभी बिल्ली भी नहीं मारी। इसने जो है कभी बिल्ली भी नहीं मारी थी। जैसे बड़े बड़े युद्ध क्या करेगा, उसने कभी बिल्ली को भी नहीं मारी। उसका जो कभी लेखक है वो उस टाइम का उसका 2 दरबारी का भी उसने लिखा है, खापी खां ने।
उसके बाद लिखा है वजीर के विरुद्ध दूसरे गुट का नेतृत्व बादशाह की प्रेरानी लाल कुंवर के पास था, जिसे समकालीन विद्वानों ने नाचने वाली कहा था। लाल कुंवर के आने जाने के समय शाही आलम तथा नकारे का प्रयोग बादशाह की भांति किया जाता था। जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां तथा असद खां के परामर्श से जजिया कर का अंत कर दिया। जजिया कर का अंत किसके शासनकाल में हुआ? तो ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी आ जाता है, इसमें भी स्टेटमेंट वाइज में पूछ लेगा प्रीलिम्स एग्जाम में। तो जहांदार शाह आएगा। जजिया कर का समाप्त किसने किया? तो जहांदार शाह। जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई। जय सिंह को दी गई एवं उसे मालवा का गवर्नर बनाया गया। अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई एवं उसे गुजरात का गवर्नर बनाया गया। दोनों को 7,000 का मनसब प्रदान किया गया। जुल्फ़िकार जब दक्षिण में था तो उस समय उसने आजम के छोटे से कार्यकाल के दौरान ही साहू को मुक्त कर दिया था। जो मुअज्जम आजम था औरंगजेब का लड़का, वो उसने ही जो साहू जी थे शिवाजी के पोते थे, वो मतलब कि उनके लड़के का लड़का साहू जी, उनको जो है आजम ने मुक्त कर दिया था। जुल्फ़िकार खां ने 1711 ईस्वी में दाऊद खां की पत्नी द्वारा मराठों से किया गया समझौता मान लिया। इस समझौते में मराठों का चौथ एवं सरदेश मुखी का अधिकार दे दिया गया कि अब जो चौथ और सरदेश मुखी कर है उसको ले सकते हैं। सरदेश होता था 1/10 और 10 में 1, और जो चौथाई था वो 1/4 था। तो उसकी वसूली मुगल अधिकारियों द्वारा की जानी थी। राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को 3,000 और जो है 2,000 की मनसबदारी दी गई तथा अनूप सिंह का खिताब दिया गया। खिल्लत के साथ शाही फरमान भेजकर उसे हैदराबाद की देशमुखी का अधिकार भी दिया गया। चूड़ामन एवं छत्रसाल से मेल मिलाप की नीति अपनाई गई। जुल्फ़िकार खां ने जागीरों एवं ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर साम्राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश की, क्योंकि जो है पहले जो जागीरदार मतलब जागीर देते चले जा रहे थे ना, इससे पहले जो बहादुर शाह प्रथम था उसने जागीर प्रथा ला दिया कि लोगों को जागीर दे देते थे। तो ये जो है धीरे धीरे उन सबको धीरे धीरे कम करने लगा, जिससे जो है वित्तीय जो उसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसको मजबूत किया जा सके। जुल्फ़िकार खां ने इस समय एक गलत पद्धति की शुरुआत की और वह थी इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था में क्या होता था? भू राजस्व की नीलामी की जाती थी, जैसे कि ठेकेदार के माध्यम से। अगर आप समझें कि आपके गांव में है, आपके गांव का जिम्मेवारी किसी प्रधान नहीं, किसी बाहर वाले किसी दूसरे राज्य के प्रधान को बुला करके यहाँ की जिम्मेदारी कि यहाँ पे आप साफ़ सफाई करो, तो क्या साफ़ सफाई करेगा? वो अपना समझेगा। जैसे अगर आपका घर है, आपके घर की जिम्मेवारी मुझे मिल जाए तो मुझे क्या मतलब है कि आप खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, आपकी क्या पसंद है, वो सब तो नहीं देखेंगे ना। तो वही चीज़ होता था इजारा व्यवस्था में ला करके, ये सबसे बड़ी गलती की उन्होंने। इस व्यवस्था के स्थापित होने का अर्थ था कि जब्ती व्यवस्था का पूरी तरह से समाप्त हो जाना। इसकी जानकारी समकालीन लेखक साफ़ी वरीद तेहरानी के लेख से मिलती है। अब देखेंगे इसके बाद ये एक ही साल था, उसके बाद आया था 1713 में फारूक सियार, जो 1713 से 1719 इसका कार्यकाल लंबा था। बहादुर शाह का ये जो है अजीमुद्दीन जो बंगाल का गवर्नर था उसी का ये पुत्र था। अभी पीछे में पढ़े थे ना, उसी के खिलाफ जो है जहांदार शाह सैनिक तैयार करके भेजा था लड़ने के लिए, लेकिन फारूक सियार इसको पटकनी दे देता है और फारूक सियार जो है गद्दी पे बैठता है। फारूक सियार 1713 से 1719 ईस्वी तक जो है शासन किया।
बहादुर शाह का एक पुत्र अजीमुशान बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। फर्रुखसियार उसी का पुत्र था। 1713 ईस्वी में हिंदुस्तानी दल का उद्भव हुआ। इसके नेता अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे। सैयद बंधु अपने वंश की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के प्राचीन वसैद वंश से जोड़ते थे। अब होती है एंट्री सैयद बंधु की। जो सैयद बंधु होंगे जो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। जैसे जो सत्ता परिवर्तन होगा वो राजा बनाएंगे, फिर राजा को हटाएंगे, ये सब काम करते हैं। हुसैन अली सैयद बंधु अपने वंश की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के प्राचीन वसैद वंश से जोड़ते थे। मुगलों के भारत आने से पूर्व अब्दुल फराह नामक व्यक्ति भारत आया तथा मेरठ एवं सहारनपुर के क्षेत्र में अपने परिवार के साथ बस गया। 12 गांव बसाने के आधार पर उन्हें 12 के सैयद के नाम से जाना गया। सैयद किसे कहते हैं वो बताया गया है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया था, यहाँ पे 12 गांव बसाया था और उस जो 12 गांव बसे थे उसी को जो है सैयद के नाम से मतलब जाना जाता है। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां ये दोनों भाई थे, तो इनको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। इतिहास में ये किंग बनाने वाले मतलब किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद एक किंग मेकर और आते हैं। अब्दुल्ला खां इलाहाबाद का गवर्नर था और हुसैन अली पटना का। इन दोनों की मदद से 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार शासक बना। अब्दुल्ला खां वजीर के पद पर और हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त हुआ, क्योंकि इन्होंने जब हेल्प किया फर्रुखसियार को शासक बनाया तो शासक बनने के परिणाम स्वरूप फर्रुखसियार ने इनको जो है मीर बख्शी का पद दिया। अब्दुल्ला को वजीर का पद दिया और हुसैन अली को मीर को जो है मीर बख्शी का पद दिया। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाए और अपने जजिया कर एवं तीर्थ यात्रा कर हटा दिए। जो जजिया कर चली आ रही थी उसको इन्होंने हटा दिया। जजिया कर जो है किसके शासनकाल में लगा था? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इन्होंने जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। इन्होंने राजपूतों का प्रभावशाली ओहदे दिए, किंतु इन्होंने जोधपुर के शासक अजीत सिंह के विरुद्ध अभियान किया। अजीत सिंह पराजित हुआ और उसने अपनी पुत्री की शादी फर्रुखसियार से कर दी। अजीत सिंह जो राजा था उसकी शादी जो है फर्रुखसियार से। अजीत सिंह को महाराजा की पदवी कौन दिया था? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी बताएं। अजीत सिंह पराजित हुआ तथा उसने अपनी पुत्री की शादी फर्रुखसियार से कर दी। 1715 ईस्वी में उसने बहादुर के विरुद्ध अभियान किया और लौहगढ़ के किले पर उसे पराजित कर मार डाला। फर्रुखसियार ने सैयद बंधु की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया। अतः अपनी सुरक्षा के लिए सैयद बंधुओं ने 1719 में शाहू के साथ एक संधि की। इसके अनुसार शाहू को दक्कन के 6 मुगल सूबों में चौथ सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। 1719 में बालाजी विश्वनाथ के अधीन मराठा सेना फर्रुखसियार के विरुद्ध सैयद बंधु की मदद करने आई। जो बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ बालाड़ भट्ट, ये जो है मराठा साम्राज्य में एक प्रसिद्ध योद्धा थे, पेशवा थे। बाजीराव के पिता थे ये, बालाजी विश्वनाथ बल्लाड़ भट्ट इनका नाम था। विश्वनाथ के अधीन मराठा सेना फर्रुखसियार के विरुद्ध सैयद बंधुओं की मदद करने आई। 29 अप्रैल 1719 को फर्रुखसियार की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई तथा उसने हुमायूं के मकबरे
मकबरे के तहखाने में दफना दिया गया। हुमायूं को जो मकबरा का तहखाना था वहाँ पे इसको दफना दिया गया। इस प्रकार फर्रुखसियार पराजित हुआ एवं मार डाला गया। तत्पश्चात सैयद बंधुओं ने 2 व्यक्तियों को शासक बनाया तथा रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दरजात इन दोनों भाइयों को बनाया। इसी क्रम में नेकोशियर का भी नाम आता है, परंतु यह विवादास्पद है, यह क्लियर नहीं है। अब आएगा रंगीला का शासन। रंगीला अर्थात मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। बहुत ही खुशनुमा मिजाज का रहता था, भोग विलास में व्यक्त। तो इसका जो है शासन था 1719 से 1748 ईस्वी तक। अब इसका नाम रोशन अख्तर के नाम से भी इसको जाना जाता था। रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से शासक बनाया गया। मोहम्मद शाह ने तुरानी दल के नेता निजाम उल मुल्क के साथ सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तो षड्यंत्र किया तो बाद में ये मोहम्मद शाह जो है ना, यही मरवाता है शायद। आगे कहानी में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा कहानी है। कहानी के साथ पढ़ोगे तो अच्छे से याद भी रहेगा और बहुत अच्छा मणिका आंसर लिखे हैं। तुरानी एवं ईरानी दल मिल गए और हुसैन अली की हत्या कर दी। फिर अब्दुल्ला खां भी मारा गया। हुसैन अली की हत्या कर दी गई। देखो, जो तुरानी दल थे वो मिल करके अब जो सैयद बंधु थे उनकी हत्या हो गई। अब मोहम्मद शाह ने करवा दिया। हुसैन अली की हत्या जो है उसके बाद फिर अब्दुल्ला खां की जो है मृत्यु हो गई, दोनों मारे गए। निजाम उल मुल्क मोहम्मद शाह का वजीर बना। फिर जो निजाम उल मुल्क था, यही बाद में जो है एक राज्य का, स्वतंत्र राज्य का जो है अलग करता है मुग़ल साम्राज्य से। वो आगे हम आपको बताएंगे उत्तराधिकारी राज्य में। निजाम उल मुल्क मोहम्मद शाह का वजीर बना। उसने मोहम्मद शाह को उचित परामर्श देने की कोशिश की, परंतु उसकी बात नहीं मानी गई। अंततोगत्वा निजाम उल मुल्क ने दक्षिण प्रस्थान करना ज़्यादा उचित समझा। निजाम उल मुल्क जो है धीरे धीरे वो जो है जैसे जो बातें समझाता था मोहम्मद शाह को, रंगीला को, उसको समझ में नहीं आती थी, तो इसने अपना रास्ता ही बदल दिया, अपना स्थान मतलब दूसरे सूबे में जाकर के रहने लगा। अतः दिसंबर 1723 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने मुरादाबाद की तरफ प्रस्थान किया। यह उसकी जागीर थी। उसने मोहम्मद शाह को उचित परामर्श देने की कोशिश की, परंतु उसकी बात नहीं मानी, तो अंततोगत्वा निजाम उल मुल्क ने दक्षिण प्रस्थान करना ज़्यादा उचित समझा। अतः जो है दिसंबर 1923 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने मुरादाबाद की तरफ प्रस्थान किया। यह उसकी जागीर थी। यही पहले वो जागीर प्रथा इसकी यहीं पे थी। आगरा पहुंचने पर उसने इस बादशाह को सूचित किया कि मालवा तथा गुजरात पर मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए उसका दक्षिण जाना आवश्यक है, परंतु बादशाह ने इसे बहाना माना था। निजाम उल मुल्क को बागी घोषित कर मुबारिज खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। सोचा कि जो है मेरे से निजाम उल मुल्क झूठ बोल रहा है, मुझे झूठ फ्रेम में बहका रहा है, तो इसने जो है अपने जो दूसरे साथी थे उसको जो है वहाँ पे मुजाबिक खां को जो है दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया। परंतु निजाम उल मुल्क ने बाजीराव की सहायता से 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को मुजाबिक खां को हैदराबाद के पास सकरखेड़ा नामक स्थान पर पराजित किया तथा स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना की। बाजीराव जो है वही मैं बताया, बाजीराव विश्वनाथ भट्ट जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्हीं का लड़का था। बहुत ही पराक्रमी था। उसने बहुत आगे देखोगे ना, पूरा वही चलाया है इनके शासनकाल में। जो शिवाजी का सपना था उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की उसने। तो यह अब क्या हुआ था कि करनाल की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो है जब नादिर शाह आया, तो जब नादिर शाह आया यहाँ पे आक्रमण कर दिया, तो जो है जब मुग़ल सेना हार गई, तो उस टाइम में निजाम उल मुल्क कैसे भी बात करके कि बोला कि जो है आप लौट जाइए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, मतलब 40,000 50,000 ऐसे कुछ पैसा बोला कि मैं इतना दे दूंगा, आप लौट जाइए। संतुष्ट किया उसको। तो नादिर साहब बोला ठीक है।
तो वो भी ये बोला कि आप पहले यहाँ से जाइए, आपको 20,000 रुपये देंगे। जब आप जो है सिंधु नदी पार कर ले जाएंगे उसके बाद 20,000 देंगे, और जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो 10,000 तक भेज देंगे। नादिर शाह ने, निजामुल मुल्क ने ऐसा सोचा, ऐसा मतलब उनको कहा। लेकिन जो है जो शहादत खां वो था वो मीर बख्शी बनना चाहता था, उसको उस पद की लालसा थी। तो पद की लालसा की वजह से वो जाके धीरे से उस शहादत, उससे क्या नाम है, नादिर शाह से बोला कि बस आप इतने में मान गए, आप अगर दिल्ली चलते तो आपको 1-2 करोड़ रुपए मिलते, वहाँ पे बहुत सारा धन मिलता है, बस निमंत्रण वो देना था उसको, नादिर शाह को। नादिर शाह सीधे चला आया, और जब दिल्ली आया तो वो देखा जो है यहाँ पे तो पूरा राजस्व खाली, यहाँ पे जो सब धन था, कोई धन था ही नहीं, सब तिजोरी खाली। तो नादिर शाह ने शहादत खां से बोला, तुम मुझे गुमराह करके यहाँ ले आए हो, अगर मुझे इतना धन नहीं मिला तो, अगर मुझे 2 करोड़ रुपए मतलब नहीं मिला तो हम तुम्हारी खाल खींच देंगे। और इस बात का जो है जब पता, मतलब आपस में जो जैसे क्या नाम है, निजामुल मुल्क था उसको पता चला, और भी जो लोग थे शासन के उनको जब पता चला, तो इस बात को जो है जो शहादत खां था वो सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है शहादत खां ने आत्महत्या कर लिया। इसकी कहानी यही है। उसके बाद फिर देखिए, करनाल ने युद्धोपरांत बादशाह बंदी बना लिया गया, मतलब करनाल के युद्ध के उपरांत जो है बादशाह को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह ने कुछ 70 करोड़ की रकम मिली, जिसमें मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा भी था। कोहिनूर हीरा जो था वो भी इसी में था। इसकी प्राप्ति के बाद माना जाता है कि नादिर शाह ने अपने यहाँ 3 साल तक कोई कर नहीं लगाया। यहाँ से धन लूट के ले गया, उसी से चलाता था, वहाँ पे कर नहीं लगाया अपने यहाँ, इतना धन यहाँ से ले गया। अपने यहाँ 3 साल तक कोई कर नहीं लगाया। सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र भी भारत से अलग हो गया, सिंधु को भी ले लिया। मुग़लों को कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अब देखेंगे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। 1748 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु हो जाने के बाद फिर जो है एक नया सरदार अहमद शाह अब्दाली का उद्भव हुआ, और उन्होंने 1748 ईस्वी में वो जो है शासक बना, और 1748 से 1767 तक उसका शासन चला। वो जो है भारत पर जो है 1748 से 1767 तक 7 बार आक्रमण किया, 7 बार आक्रमण किया। और 1761 में पानीपत की जो है ये तीसरी लड़ाई हुई, उसमें 1767 में मराठा और जो है अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था ना पानीपत का तृतीय युद्ध। तो उसमें जो है अब्दाली का जो है अंतिम आक्रमण जो है सिखों के विरुद्ध हुआ था। अब मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी, अब जो है मोहम्मद शाह का उस वक्त जो मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी थे, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह जो है 1748 से 1754 ईस्वी तक शासक बना रहा। इसके बाद जो है 1754 से 1759 ईस्वी तक जो है आलमगीर द्वितीय शासक बना। अहमद शाह अब्दाली यहाँ तक कब तक शासन कर रहा था। उसके बाद जो है अहमद शाह के बाद जो है अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह शासन कर रहा था। उसके बाद जो है इसका लड़का जो है द्वितीय, जो क्या नाम है, आलमगीर द्वितीय था, वो जो है शासक बना। आलमगीर द्वितीय के समय वास्तविक सत्ता गाजीउद्दीन के पुत्र जबीता खां और पोते अब्दुल कादिर के हाथों में आ गई। जबीता खां ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक शासन किया। सबसे लंबा शासन इसी का है। इसका नाम अली गौहर भी था। यह बिना राजमुकुट का बादशाह था। इसने अवध के नवाब के यहाँ शरण पाई थी। 1772 ईस्वी में इसे महाजी सिंधिया ने दिल्ली में प्रतिष्ठित किया, और इसके बाद अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक शासक बना रहा। इसने ही
आधुनिक भारत के अग्रदूत एवं समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ये वन लाइनर भी क्वेश्चन है और स्टेटमेंट में भी आ जाता है, तो ये अकबर द्वितीय ने। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर 1737 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक था। यह जाफर उपनाम से उर्दू में कविताएं भी लिखता था। उसके बाद देखेंगे मुगल क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये हमारा पार्ट 2 था। अब हम लाएंगे इसके बाद पार्ट 3, 18वीं सदी का भारत।